दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के जादुई दो बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात। मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊँगा। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीरा के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है। हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो। मीरा अभी बच्ची है। वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी, और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी। पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है। हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता। हमेशा जितना है
उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे।
अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कहानी कुंती नगर नाम के एक गाँव में रेवती अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों काफी ज्यादा गरीब थी। कुछ ही दिनों पहले उसके पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रेवती काफी ज्यादा उदास रहा करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसकी मम्मी उससे कुछ कहती है। बेटी रेवती, तुम अब काम करना बंद ही कर दो। तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो जाओ तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है ना? अगर तुम ऐसे घर के काम करती रहोगी तो पढ़ोगी कब बेटा? हाँ माँ, पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? मैं कुछ देर बाद पढ़ाई कर लूँगी। ठीक है मम्मी। नहीं बेटा, तुम अगर ऐसे ही अपना समय बर्बाद करोगी तो कल एग्जाम में फेल भी हो सकती हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एग्जाम में फेल हो। तो जाओ और जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। आप ये खाना खा लीजिएगा, ठीक है ना? फिर रेवती अपनी मम्मी की बातों को मानकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और पढ़ाई करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी एक सहेली काव्या आ जाती है और वो रेवती से कहती है, रेवती, क्या तुम दिन रात भर बस पढ़ाई ही करती रहती हो? थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पर भी ध्यान दिया करो। देखो, आज ये ड्रेस जो मैंने पहना है ना, मैंने आज ही लिया है। पता है ये कितने का है? हाँ, पर तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं हैं, जो हर बार कोई ना कोई नया सामान ले सके। मुझे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। जिसके पास खाने का ना हो, वो शॉपिंग क्या खाक करेंगे? वैसे भी रेवती, मुझे लगता है तुम्हारे नसीब में शॉपिंग करना तो लिखा ही नहीं है। काव्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम आज भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो ना? क्या मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ? एक तो मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और अपनी ये ड्रेस दिखाने आई हूँ, और तू मुझसे ऐसा बोल रही है? ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ। फिर रेवती की सहेली काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रेवती का बर्थडे आता है और वो अपनी सहेलियों के पास जाकर उनसे कहती है, दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है, तो तुम सभी को मेरे बर्थडे पर जरूर आना होगा। अच्छा मजाक कर लेती हो रेवती तुम। खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम हमें अपने घर पर बर्थडे मनाने के लिए बुला रही हो। क्या खिलाओगी? कहीं घर के खाने के लिए बुला रही हो क्या? अब क्या हुआ? अपनी सहेलियों की ये बातें सुनकर रेवती को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से घर की तरफ वापस आ जाती है। और घर आकर वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगी? और आज आप मेरे लिए कोई ड्रेस भी नहीं लेकर आओगी क्या? बेटी रेवती, तुम्हें तो घर की हालत के बारे में पता है ना? बताओ, मैं तुम्हारे लिए केक और कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ भी काम न चलने की वजह से मेरे पास आजकल बिल्कुल भी पैसे नहीं आते हैं। पर तुम चिंता मत करो बेटी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए एक केक और नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जंगल से थोड़ा घूम कर आती हूँ। इतना कहकर रेवती उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में वो जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो बहुत रोने लग जाती है। हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? इसीलिए ना, क्योंकि हम हमेशा बस दुखी रहे। ऐसा क्यों भगवान, बताइए। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे मैं केक ले पाऊँ और अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए। रेवती बहुत रो रही थी
कि तभी वहाँ पर परी लोक की रानी जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर प्रकट होती है और वो रेवती से कहती है, बेटी रेवती, शांत हो जाओ, इतना मत रो। क्या हुआ है, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी जी, मेरा नाम रेवती है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरा जन्मदिन है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे कि मैं अपने जन्मदिन पर एक अच्छी सी ड्रेस ले पाऊँ और एक केक लेकर अपना जन्मदिन मना सकूं। अब आप ही मेरी मदद करिए परी जी। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक। ये कोई आम केक नहीं है, बल्कि ये जादुई केक है। क्या सच में ये जादुई केक है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा परी जी? तो सुनो, ये जो सोने का केक है, इससे तुम अपना जन्मदिन मनाना, और ये जो चांदी का केक है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी, चाहे जो भी मांगो। ये जादुई केक तुम्हें वो सब कुछ देगा। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर रेवती रानी परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है और जादुई केक से एक केक मांगती है। उसके बाद वो अपना जन्मदिन मनाती है और उसे जो भी चाहिए होता है वो उस जादुई चांदी के केक से मांग लिया करती थी। फिर वो अपनी मम्मी के साथ अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। पत्नी चंपा के गुजर जाने के बाद अपनी 5 साल की बेटी नायरा की देखभाल करने के लिए बंसीलाल ने कोमोलिका नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कोमोलिका की पहले पति से सृष्टि नाम की एक बेटी थी। कोमोलिका बहुत ही लालची औरत थी। उसने बंसीलाल से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में ही की थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब नायरा और सृष्टि बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के बाद नायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, जिस वजह से उसकी सौतेली बहन सृष्टि नायरा की खूबसूरती से बहुत जलती थी। कोमोलिका और सृष्टि दोनों नायरा से बहुत नफरत करती थी। माँ, मुझे नायरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे, मैं तो इसे ऊपर पहुँचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं माँ? बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर जाने दो, उसके बाद हम नायरा को रास्ते से हटा देंगे और कुछ ही दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज होगा। एक दिन नायरा को देखने के लिए रणबीर नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रणबीर दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही सृष्टि उसके प्यार में दीवानी हो गई और अपनी माँ के पास जाकर उससे बोली, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर रणबीर और उसके घर वाले नायरा को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर कोमोलिका और सृष्टि गुस्से से जलने लगती हैं। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी मेरे हैंडसम राजकुमार रणबीर से हो जाएगी। तो फिक्र मत कर बेटी, मैं रणबीर की शादी नायरा के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नायरा के पिता बंसीलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। ये देखकर कोमोलिका मन ही मन बहुत खुश हुई। सुना है जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। यही अच्छा मौका है नायरा को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा को बुलाया और उससे कहा, अरे ओ नायरा, नायरा जरा इधर तो आना। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़ कर ले आ। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीस कर लगाने से कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है और आज तो मेरा बर्थडे भी है।
आज तेरा बर्थडे है तो क्या हम नाचे? ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी से जंगल जा और फूल लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नायरा ना चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा सृष्टि कर रही है। नायरा जैसे ही नदी के किनारे बैठकर नीले रंग के फूल तोड़ने लगी, तभी सृष्टि ने पीछे से नायरा को जोर का धक्का दे दिया और नायरा नदी में जा गिरी। अरे बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गई, प्लीज मुझे बचाओ। चलो अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए सृष्टि घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ नायरा नदी में बहते बहते बहुत दूर चली गई। फिर जब नायरा को होश आया तो उसने अपने आप को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। अरे मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे नदी में एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्थडे केक लटक रहे थे। घबराओ नहीं नायरा, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम हैरान हो रही होगी ना कि एक पेड़ नदी में कैसे रह सकता है और वो कैसे बोल सकता है। हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हें किसने जान से मारने की कोशिश की और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लो और उसे काट कर अपना जन्मदिन मनाओ और उसे खाओ, फिर उसका कमाल देखो। फिर नायरा ने जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लिया। फिर नायरा उस बर्थडे केक को काटती है और उस बर्थडे केक को खाने लगती है। जैसे कि पेड़ ने कहा था, वो जादुई बर्थडे केक खाते ही नायरा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके पहने हुए कपड़े भी सोने में बदल गए। नायरा, अब तुम अपने घर जाओ। ये जादुई बर्थडे केक तुम हमेशा अपने साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा करेगा। नायरा पेड़ का धन्यवाद करके जादुई बर्थडे केक लेकर घर लौटी। नायरा को सही सलामत आता देख दोनों माँ बेटी हक्की बक्की रह गयी। अरे ये कलमोही बच कैसे गई? माँ, ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहे हैं। अरे हाँ, लगता है जंगल में इसे कोई जादुई चिराग मिल गया। अब मेरा क्या होगा? अब रणबीर के साथ मेरी शादी कैसे होगी? तुझे रणबीर की पड़ी है। पहले हमें इस नायरा की बच्ची के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है। चलो अब मैं जाकर पता लगाती हूँ। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा से कहा, अरे नायरा बेटी, तुम आ गई। देखो तो मेरी कमर में कितना तेज दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे फूल मंगवाए थे, तुम लेकर नहीं आई क्या? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई? और तुम्हारे कपड़े, मेरा मतलब है सोने के कपड़े, तुम्हें कहाँ से मिले? कोमोलिका की बातों में आकर नायरा ने जादुई बर्थडे केक के बारे में उसे सारी सच्चाई बता दी और फिर दोनों ने जादुई बर्थडे केक हथियाने की सोची। और रात होते ही कोमोलिका ने चुपके से नायरा के कमरे में जाकर जादुई बर्थडे केक को चुरा लिया। जल्दी से इस बर्थडे केक को खा लेते हैं, फिर हम जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे और उन दोनों बाप बेटियों को घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, पहले ये जादुई बर्थडे केक मुझे खाने दो। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है और रणबीर से शादी करके उसकी दुल्हनिया भी तो बनना है।
फिर उन दोनों ने बारी बारी जादुई बर्थडे केक को खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। जादुई बर्थडे केक खाने के कुछ देर बाद दोनों की शक्ल चुड़ैल में बदल गई। तभी सृष्टि अपनी माँ से बोली, अरे माँ, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है? मेरी छोड़, तू अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। जब दोनों ने अपनी अपनी शक्ल आईने में देखी तो वो चिल्ला उठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी जादुई बर्थडे केक हवा में उड़ने लगा और उससे आवाज आने लगी, तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों अब हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर बाकी जिंदगी जंगलों में ही बिताओगी। अब देख क्या रही हो, भागो यहाँ से। अब जंगल में झिंगा लाला करते हुए अपना जीवन बिताना। ये कहानी है मोहिनी और प्रियल नाम की दो माँ बेटी की, जो कि लालापुर नाम के एक गांव में रहती थी। दोनों माँ बेटी की अपनी एक केक की दुकान थी। मोहिनी के हाथ के बनाए हुए केक बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान के केक लोगों को बहुत पसंद आते थे और उनकी दुकान बहुत चलती थी, जिस वजह से मोहिनी के पास काफी सारा पैसा हो गया था, जिससे वो अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। मोहिनी की दुकान के बगल में और भी केक की दुकानें थीं, लेकिन जब से मोहिनी ने अपनी केक की दुकान खोली थी, तब से उन सब की दुकान के केक की बिक्री काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस मोहिनी ने जब से अपनी केक की दुकान खोली है, तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। हाँ, सही में अब ये हालत हो गई है कि दिन के 12 ही केक बिकते हैं बस। लगता है इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। उसके बाद वो दोनों दुकानदार मोहिनी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। देख बहन, तू अपनी दुकान बंद कर और कहीं और जाके अपनी दुकान खोल ले, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती रहती हूँ। आप लोग भी स्वादिष्ट केक बनाइए, आप लोगों की भी बिक्री जरूर होगी। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने केक की दुकान बंद करनी ही होगी बस। लेकिन इस दुकान से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी चलती है, मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मारोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों दुकानदार मोहिनी को धमकी देकर गुस्से में वहाँ से चले गए और उसके बाद मोहिनी अपनी दुकान चलाने लगी। लेकिन इधर वो दोनों दुकानदार रात में मोहिनी की दुकान जलाने का एक शातिर प्लान बनाते हैं और उसी रात में वो दोनों दुकानदार चुपके से मोहिनी की दुकान के पास आते हैं और उसकी दुकान में आग लगा देते हैं और चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मोहिनी और प्रियल जब सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुँची, तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। जिसके बाद मोहिनी और प्रियल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर चली आईं। सारी दुकान जल गई है, हमने बाजार से जो माल उठाया था वो भी जलकर राख हो गया है। माँ, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। आप परेशान मत होइए माँ। दुकान के जल जाने के बाद में वो दोनों बहुत सदमे में रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसके बाद मोहिनी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन कर्जा बहुत होने की वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके घर की हालत हर एक दिन खराब होती गई। और तो और मोहिनी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गई। कुछ दिनों बाद मोहिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर से इलाज कराने में घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है।
जिस वजह से घर में खाना पकाने के लिए राशन भी खत्म हो गया था। प्रियल भी अपनी माँ की हालत और घर में राशन न होने की वजह से काफी उदास हो जाती है। फिर प्रियल बहुत देर सोचने के बाद अपना सोने का नेकलेस बेचने का फैसला लेती है, जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बनवाया था। फिर प्रियल अपना नेकलेस सुनार के पास बेचने के लिए चली जाती है। वो नेकलेस बेचकर उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और बाजार जाकर सब्जियां और राशन का सामान खरीदकर घर ले आई और उससे जल्दी से खाना बनाने लगी। उन पैसों से उनके कई दिन सुकून से कट गए। लेकिन फिर एक दिन प्रियल के पास अब सिर्फ 100 रुपए ही बचे थे और उनका सारा राशन भी खत्म हो गया था। फिर प्रियल उन पैसों से घर का राशन लाने के लिए चली जाती है। प्रियल राशन लेने जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो देखती है कि उसके पास काफी सारे पैसे और गहने थे। प्रियल ने उस औरत के मुंह पर पानी डाला, जिससे वो होश में आ गई। फिर वो औरत होश में आने के बाद उससे कहती है, बेटी तुम बड़ी ही नेक लड़की हो, तुमने मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन बेटी तुम परेशान लगती हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? उसके बाद प्रियल ने उस औरत को अपनी पूरी बात बताई। प्रियल की पूरी बात सुनने के बाद वो औरत एक परी के रूप में बदल गई और उसे देखकर प्रियल बहुत खुश हो जाती है। तभी परी प्रियल से कहती है कि बेटी तुम अच्छे इंसानों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटी तुम जंगल के तालाब के पास जाना, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ पर केक का घर मिलेगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। परी इतना बोलकर वहाँ से गायब हो गई। जब प्रियल ने उस तालाब के पास जाकर देखा तो सही में वहाँ पर पेड़ के ऊपर केक का जादुई घर था। प्रियल उस केक के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर प्रियल उस केक के घर से कहती है, हे जादुई केक के घर, मुझे कुछ जादुई केक दे दीजिए। तभी पेड़ से कुछ स्वादिष्ट केक बाहर निकलकर आ जाते हैं। फिर प्रियल उन केक को उठा लेती है और बाजार लेकर चली जाती है और उन केक को बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेती है और फिर राशन वगैरह खरीदकर प्रियल घर वापस चली आई। फिर प्रियल अपनी माँ को वो पूरी बात बता देती है। प्रियल उन जादुई केक को बेच कर धीरे धीरे अपनी केक की दुकान फिर से खोल लेती है। हर बार प्रियल तालाब के पास जाती है और जादुई केक लेकर आ जाती है। धीरे धीरे आसपास की दुकान की सारी दुकानों की बिक्री फिर से खत्म हो जाती है। ये हर रोज इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक कहाँ से लाती है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वो दुकानदार प्रियल के पीछे पीछे जाता है और प्रियल को पेड़ से केक लेते हुए देख लेता है। प्रियल के जाने के बाद दुकानदार पेड़ के पास जाता है और वो भी उससे केक मांगता है, लेकिन केक की जगह उस दुकानदार को बहुत जोर से करंट का झटका लगता है। अरे तुमने तो उस लड़की को केक दिए हैं और मुझे करंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। लालची इंसान को मैं केक नहीं देता हूँ। इतना सुनकर वो दुकानदार वहाँ से निराश होकर चला जाता है। उसके बाद से प्रियल और मोहिनी दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती हैं। बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में दो बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था।
साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। कभी कभी तो तनख्वाह समय पर न मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से ना निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से ना निकालें। मेरी तो बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूँगी। अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे
और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना। और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन केकों को ले जाकर बाजार में बेचने निकल जाती है। केक इतने टेस्टी थे कि सभी लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद साधना की अच्छी कमाई हुई थी और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर घर पहुंचती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये चाट, पिज्जा, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई है। जल्दी जल्दी इसे खाकर फिनिश करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से जो भी कमाई होती थी वो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक बार की बात है, परी और आरुषि नाम की दो बहनें गोरखपुर गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। परी और आरुषि के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस समय परी और आरुषि घर पर अकेली थी। कुछ समय पहले उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहा करता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब परी के पिता गुप्ता और माँ सुशीला बाजार में आरुषि का जन्मदिन मनाने के लिए केक और कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन सामान लेने के बाद जब दोनों घर आ रही होती हैं, तभी उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गुप्ता और सुशीला गांव से बाहर शहर में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें शहर में कोई भी नहीं जानता। वहाँ के लोग एक्सीडेंट की खबर पुलिस वालों को दे देते हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो किस गांव से हैं। पुलिस वाले मिलकर उन दोनों के शव को उठाकर उनके घर पर छोड़ देते हैं। ये देखकर परी बहुत दुखी होती है और आरुषि बहुत रोती है। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप हमें इस दुनिया में अकेले छोड़ के क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आरुषि अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन आरुषि को यूँ रोता हुआ देखकर परी भी रोने लगती है। परी अपने आप को संभालती है और आरुषि को भी। उसके बाद परी अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और अब वो अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ ही रहने लगती है। परी घर के सारे काम करती है। सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाती है और नाश्ता तैयार कर आरुषि को दे देती है। परी अब बहुत समझदार हो गई थी। परी के माता पिता को गुस्से हुए पूरे 1 साल बीतने वाला था कि फिर से आरुषि का जन्मदिन करीब आ रहा था। फिर आरुषि अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊं, लेकिन हमारे पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हम मेरा जन्मदिन कैसे मनाएंगे दीदी? अरे तो चिंता मत कर मेरी छोटी बहन, मैं तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं कुछ काम करूंगी जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम तेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। परी आरुषि को खुश करने के लिए ये सारी बातें कह तो देती है, लेकिन परी ये नहीं जानती थी
कि वो आरुषि का जन्मदिन कैसे मनाएगी, क्योंकि उसके पास तो एक भी रुपए नहीं थे। परी का घर जंगल के बीचों बीच था। वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। परी और आरुषि की पूरे गांव में चर्चा होती थी। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थीं और वो दोनों सभी की इज्जत भी करती थी। एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए परी और आरुषि जंगल में घूमने के लिए चली जाती हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सा कुछ दिखाई देता है। वो देखती हैं कि जंगल में दो बड़े बड़े केक के रूप में सोने और चांदी के घर बने हुए हैं। सोने और चांदी के केक का घर देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान रह जाती हैं। अरे दीदी, ये देखो, इतना बड़ा केक का घर, वो भी सोने चांदी का। मैंने तो आज तक नहीं देखा। और देखो तो, ये कितना चमक रहा है। अरे हाँ आरुषि, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी की तरह। क्या हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए? हाँ दीदी, हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। आखिर ये है क्या पता इससे हमारी कुछ मदद हो जाए। इतना सोचकर दोनों बहनें चांदी वाले केक के घर के अंदर चली जाती हैं। वो वहाँ देखती हैं कि वो घर तो बहुत ही खूबसूरत है। उस केक के घर के अंदर हर जगह पर ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। ये देखकर उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बहनें अपने साथ थोड़ी बहुत धन दौलत ले लेती हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों बहनें सोने चांदी के केक के घर से लिए हुए पैसों का इस्तेमाल करती हैं। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो वो सोने चांदी के केक के घर में चली जाती थीं। वो सोचती हैं कि सोने चांदी के केक के घर के बारे में किसी को बताया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए वो दोनों बहनें उन सोने चांदी के केक के घरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से पैसे ले लिया करती थी। एक दिन दोनों बहन घर के अंदर जा रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है। फिर परी उन बुढ़िया दादी से कहती है, अरे दादी माँ, हमने इससे पहले आपको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पर इस केक के घर की सुरक्षा करती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो बेटा? दादी माँ, मैं पास की ही एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए। एक बार जब हम दोनों बहनें जंगल में घूम रही थी, तभी हमें ये सोने चांदी का केक का घर दिखाई दिया। इसलिए हम दोनों बहनों को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम इस केक के घर के पास आ जाती हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक और अच्छे दिल की और बहुत ही ईमानदार हो, इसलिए ये केक का घर तुम्हारी मदद करता है। फिर वो बूढ़ी औरत उन दोनों बहनों को बताती है कि वो जंगल में रहती हैं और उन दोनों सोने चांदी के केक के घरों की रक्षा करती है। बूढ़ी दादी माँ, अगर आप जानती हैं कि ये सोने चांदी के घर एक जादुई घर है, तो फिर आप इनसे मदद क्यों नहीं मांगती हैं? बेटा, मुझे किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये सोने चांदी के केक के घर केवल नेक और सच्चे लोगों की ही सहायता करते हैं। अगर तुमने कभी भी कोई लालच किया तो ये तुम्हारी मदद भी कभी नहीं करेगा। इसलिए आज तक इस सोने चांदी के केक के घर का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया है, सिवाय तुम्हारे। और परी और आरुषि बूढ़ी दादी की बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाती हैं। परी और आरुषि का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और उस बूढ़ी दादी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब परी और आरुषि उस बुढ़िया के साथ जादुई सोने चांदी के केक के घरों में ही रहने लगती हैं और वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करती हैं। धीरे धीरे करके
दोनों बहनें गांव की तरक्की करती हैं और गांव में मुफ्त अस्पताल, मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त कर लेती हैं। इसके बाद सभी गांव वाले परी और आरुषि की बहुत तारीफें करते हैं। अब दोनों बहनें हंसी खुशी से सोने और चांदी के केक के घरों में उन बूढ़ी दादी के साथ ही रहने लगती हैं।